बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FVSC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2014 का फर्स्ट पेपर डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन बी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। Question number 11, differentiate between sigma and pi bonds and why are pi bonds more diffuse than sigma bonds। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गया है और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के का जो क्वेश्चन है भी बहुत इजी और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है पेपर में। ठीक है, 2013 के फर्स्ट पेपर में ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब वहाँ पर भी जो हमने इसका आंसर लिखा है तो उसको हमने इसकी डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी का बताया था। जब हमने अगर सेकंड पार्ट भी लिखना है ना कि वाई पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज दैन सिग्मा बॉन्ड्स, तो हमने बेसिकली बताना यही है कि सिग्मा बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होती है और जो पाई बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस होती है। दैट्स वाई जो पाई बॉन्ड है वो मोर डिफ्यूज होते हैं देन सिग्मा बॉन्ड्स। तो इट मीन्स के जब आपको सिंपल सिग्मा या पाई बॉन्ड की डेफिनेशन लिखने के लिए आए या उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आए तो भी आपने ये पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन का आप बता सकते हैं कि एडिशनल पॉइंट। ठीक है, और साथ ड्रॉ भी ज़रूर करना है। और जब ये क्वेश्चन आएगा कि यानी पाई बॉन्ड्स मोर डिफ्यूज़ क्यों होते हैं तो भी आपने इसी तरीके से स्टार्ट करना है। उसकी डेफिनेशन मतलब उसका बताना है कि बॉन्ड बनता कैसे है और उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसकी लाई कहाँ पर कर रही है। ठीक है, और मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर सिंपल आ जाए कि पाई एंड सिग्मा बॉन्ड में डिफ्रेंशिएट करें या ये भी आ जाए कि आप बताएं कि पाई बॉन्ड मोर डिफ्यूज्ड होता क्यों है, तो दोनों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, तो आपने इसको ड्रॉ भी ज़रूर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पर जो है वो MOT का क्वेश्चन जो है पिछले 2013 के पेपर्स में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो MOT का क्वेश्चन यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए पूछा गया। तो आपको जिसके लिए भी पूछा जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या किसी आयनिक स्पीशी के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपने उसका जो है 2 टाइम्स उसको लिखना है एटम्स को, क्योंकि 2 से मिलकर बना है ना। ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो आपने 2 टाइम्स इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, तो यानी 1s2 2s2 और यानी अब इसमें आपने 7 टोटल होते हैं ना एटॉमिक नंबर, तो आपने इसको फिल कैसे करना है 4 के बाद यानी 2 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह करके आपने फिल करना है। ऐसे नहीं करना आप लोगों ने कि यानी 1s2 2s2 2p2 डाल दो और फिर आगे 1 डाल दो और ये एम्प्टी रह जाए। ठीक है, ये जो आपके पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनको पहले सिंगली फिल किया जाता है और अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो फिर ये डबली फिल होते हैं। ठीक है, अब आपने इस साथ डायग्राम बनानी है, एनर्जी का आपने ये लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इस तरीके से ये कॉलम्स लगाने हैं। सबसे पहले ये आप कॉलम लगा लें। ठीक है, और उसमें फिर आपने इस तरीके से ये पीस को शो कर लेना है और यहाँ पर एस को शो कर लेना है। एस का तो आपको पता है कि यहाँ पर सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो पीज हैं, अब बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस आता है कि आपके पास जो 7 तक एटॉमिक नंबर हैं उनके लिए ये जो सिग्मा जो है वो सिग्मा 2px जो है हायर एनर्जी होता है, लेकिन उसके बाद यानी 8 और 8 से अपवर्ड जो होंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ठीक है, इनके लिए जो सिग्मा जो है वो नॉर्मल होता है, यानी यहाँ पर सिग्मा होगा, सिग्मा 2px नीचे होगा और पाइज ऊपर होंगे। ठीक है, ये वाली जगह पे डिफरेंस होता है। तो ये असल में जब MOT का क्वेश्चन दिया जाता है तो एग्जामिनर ने बेसिकली यही चेक करना होता है कि क्या स्टूडेंट को पता है कि नाइट्रोजन की MOT डायग्राम कैसे ड्रॉ की जाएगी, तो वो इस जगह पे चेक करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम भी एज अ एग्जामिनर जब पेपर चेक करते थे तो हमने सबसे पहले एकदम से डायग्राम पे नज़र डालनी है और देखना है कि बच्चे ने ये लेवल सही ड्रॉ किए हैं या नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन सही पुट किए हैं। ठीक है, पहले अगर हम यहाँ देखेंगे कि अगर उसने ये गलत ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन काट के और 0 मार्क्स दे देने हैं। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि जब डायग्राम ही गलत है तो और तो कुछ देखने का मकसद ही नहीं बनता। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, अब मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करवा देती हूँ। देखिए, एक साइड पे जो राइट साइड पे नाइट्रोजन है उसमें देखिए आप डाल दें यूँ करके 1 2 3 और फिर लेफ्ट साइड पे जो है नाइट्रोजन 1 2 3। अब आपके पास टोटल कितने हैं, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके पास। अब नीचे से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स डालना शुरू कर दें। ये अब आपने ऊपर ये शो करने हैं ज़रूर
कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों साइड पे कॉलम के और दरमियान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन्स के हैं और दरमियान में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का है, ठीक है, ये ज़रूर शो करना है। तो अब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4, अब 5 और 6 जो है ना अलग अलग पहले करेंगे, 5 6, फिर 7 8 डबली फिल करेंगे, फिर 9 और 10, ठीक है। तो अब जो लास्ट फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सिग्मा 2px है और वो जो है वो पेयर्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो ये हमारे पास डायमैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, ठीक है, इस तरह, तो हमारे पास ये जो S है ना, S वाले को कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि उसके लोअर में भी 2 चले गए, अपर वाले में भी 2 चले गए, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखने। अब हमने इसके लिखने हैं, यानी लोअर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने बतानी थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो ये देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग 6 है माइनस 0 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूले का 2 है, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने बताना है कि नाइट्रोजन जो है उसका दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनते हैं, ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे मिस हो गया लेकिन आपने यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये कैसे बताना है आपने, इसके लिए स्टेटमेंट आपने कैसे लिखनी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वो लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको पता है ना कौन सा था, सिग्मा 2px था, ठीक है। लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर आपने लिखना भी है लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2px लिखना है तो लिखते हैं, नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी सिंपल बताया कि लास्ट फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये कितना ईजी है, आपको अब कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए तो आपने उसके MOT जो है वो इसी तरीके से करनी है। ऑक्सीजन दे दिया जाए उसकी भी करनी है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह के लिए आपने जो है वो सिग्मा 2px को हायर ड्रॉ कर लोअर ड्रॉ करना है, और इसके लिए नाइट्रोजन और उससे कम जितने भी हैं यानी 1 से लेकर 7 एटॉमिक नंबर तक के लिए आपने सिग्मा 2px को हायर ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ फुली लेबल्ड बॉर्न हैबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ KBr। अब देखें KBr का जो है वो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। 2013 का सेकंड जो पेपर था क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग में बी पार्ट आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, व्हाट इज़ लॉरी ब्रॉन्स्टेड आइडिया ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अब सबसे पहले जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, तो वो पहला कॉन्सेप्ट आर्हीनियस का है, फिर लॉरी ब्रॉन्स्टेड का है और फिर आपके पास लिविस का होता है, ठीक है। तो आर्हीनियस क्या कहता है हमारे पास कि जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं और जो हाइड्रोक्सिल डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, तो ठीक है। ये दोनों अलग अलग बात करें यानी प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल की, लेकिन लॉरी ब्रॉन्स्टेड प्रोटॉन की बात करता है, यानी जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे होते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्टर्स हैं और ये डोनर्स हैं। तो अब हम इसका देख लेते हैं, इसका सिंपल सी आपने इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड इट इज़ अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस इट इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। अब जो एसिड है वो कैसे, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, वो बेस से बनेगा, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन बाय बेस। अब आपने ऊपर देखा है ना कि बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, ठीक है, यानी बेस क्या है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें कॉन्जुगेट बेस, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एन एसिड, यानी सिंपल है ये, ठीक है। एसिड है वो आपको पता है कौन है, प्रोटॉन डोनर। जब वो प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ HCl की, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl में, तो Cl अब हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब ये एग्जांपल्स आपने इसकी ज़रूर लिखनी है, और
ये सारा क्वेश्चन हमने इसी तरह सॉल्व कर दिया। 4 लाइन से हमने डेफिनेशन लिखी और 2 एग्जांपल से हमने सारा कुछ बता दिया। तो ये सारा का सारा फुली आपने अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लिया। ये देखें, लॉरी ब्रोंस्टेंट एसिड ने लॉरी ब्रोंस्टेंट बेस के साथ रिएक्ट किया। अब जो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो रहा है और जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये आपने एरोस लगा लिए। अच्छा, ये देखें HCl, ठीक है, HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया Cl माइनस, और अमोनिया जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आइन यानी कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया यानी HSO4 माइनस, यानी अभी इसने एक ही प्रोटॉन डोनेट किया है, नेक्स्ट स्टेप में ये दूसरा भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि वाटर जो है वो अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, क्योंकि ये बेस एक्ट कर रही है ना यहाँ पे, ये बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कितना ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताना है कि जो वीक एसिड्स होंगे ना, यानी इनका जो, जैसे आपको पता है कि एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है, और बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनता है, तो इनका ये जो रिलेशनशिप आपको पता चला, तो इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगी, और अगर वीक बेस होगी तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। इसी तरीके से आप ऊपर भी कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगी। ठीक है, और इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, यानी ऑपोजिट इनका जो है वो ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेसिस एंड वाइस वर्सा। बस ये आपने 2 पॉइंट्स लिख लेने थे। देन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डू द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अप्रोचेस द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो कितना ही ईजी सवाल है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और प्रोडक्ट्स में जो है रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स यूटिलाइज होकर रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो क्यों हो जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होता है, रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बेसिकली रिएक्टेंट्स जो कम हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही हमने रिएक्शन स्टार्ट किया उस वक्त रिएक्टेंट्स ज़्यादा थे, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही रिएक्टेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज होते गए, उनकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट स्लो डाउन हो जाएगा। तो यही आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, since the rate of forward reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants। ये important line है, ठीक है। So with the passage of time the concentration of reactants decreases and the rate of forward reaction also decreases। तो इसको आपने जर्नल रिएक्शन से भी शो करना है, यानी A+B, ऊपर वाला जो है वो KF है, ठीक है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, नीचे वाला जो है वो रिवर्स रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और ये C+D बनेगा। तो यहाँ पर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकते हैं RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वो KF और A और B शो होगा, ठीक है। और तो इससे ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि अगर रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, एक्सप्लेन बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ फिनोल वाटर सिस्टम। चैप्टर 10 में से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनोल वाटर सिस्टम का, जिसमें आप क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको जनरली इसको समझा देती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है। जब आप 2 पार्शली मिजिबल लिक्विड्स को मिक्स करेंगे ना, ठीक है, पार्शली मिजिबल, तो वो आपके पास 2 लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है, 2 लेयर्स बन जाएंगी, एक अपर लेयर बन जाएगी, ठीक है, और एक लोअर लेयर बन जाएगी। तो अपर लेयर में जो है एक सॉल्वेंट जो है, यानी दोनों लिक्विड्स में से एक लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा और दूसरा जो है वो सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होगा, और जो लोअर लेयर है इसमें सेकेंड जो है वो लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में होगा और फर्स्ट वन जो है वो लोअर अमाउंट में एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के सैचुरेटेड सोल्यूशन बने हुए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो जो ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेशन थी ना, ज़्यादा अमाउंट में तो वो वाला लिक्विड जो है वो नीचे वाली लेयर में मूव करना शुरू कर देगा, और नीचे जो ज़्यादा अमाउंट में है वो ऊपर वाले लेयर में मूव करना शुरू कर देगा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। और फिर एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे ये सारा का सारा जो लिक्विड है उसकी एक ही कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, एक ही कंपोजिशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दो कंपोजिशन थे ना, दो सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, तो इन सोल्यूशंस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट सोल्यूशंस। ठीक है, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो अपर लेयर में हायर कंसनट्रेशन में लिक्विड था वो नीचे मूव करेगा, जो लोअर लेयर में हायर कंसनट्रेशन में था वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। और फिर ऐसा टाइम आएगा कि एक लिक्विड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो बन जाएगा आपके पास सॉल्वेंट बन जाएगा, और जो स्मॉल अमाउंट में जो होगा वो क्या बन जाएगा, यानी सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो है वो सारा का सारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। ठीक है, पहले दो लेयर्स थी, अब एक लेयर में कन्वर्ट हो गया। तो यही इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। आपने फिनोल वाटर सिस्टम को लेके इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको कैसे लिखना है। द टेम्परेचर एट विच टू कॉन्जुगेट सोल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर एंड बिकम कंप्लीटली मिजिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, तो आपने बिल्कुल यही आंसर लिखना है जो हम क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस करें, क्योंकि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को ही अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डेफिनेशन कितनी इजी थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन मिक्सिंग पार्शली मिजिबल लिक्विड्स टू लेयर्स आर फॉर्म्ड और ईच लेयर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द अदर लेयर। यानी हर लाइन जो है ना वो आपको बताती जा रही है कि नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है। देखें, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर की आपने हेडिंग दी तो आपको पता था कि आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि उसमें आप बताएंगे कि ऐसा टेम्परेचर एट विच द टू कॉन्जुगेट सोल्यूशंस मर्ज इनटू वन अनदर एंड कंप्लीटली मिजिबल इन ऑल प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने एक एग्जांपल की तरफ मूव करना है। तो अब आप कहेंगे कि ऑन मिक्सिंग पार्शली मिजिबल लिक्विड्स दो लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, अब उन लेयर के बारे में बात बताएंगे। ईच लेयर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द अदर लेयर। ठीक है, अब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है कि उनकी जो म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज़ हैं ना ऑफ दीज टू सोल्यूशंस वो चेंज होती हैं बाय टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर, यानी आपने बता दिया कि एक लेयर ईच लेयर जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है दूसरे का, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी सॉल्युबिलिटीज़ चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब हम फिनोल वाटर सिस्टम ले लेते हैं। बाय शेकिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनोल एंड वाटर टुगेदर टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, अपर लेयर ऑफ वाटर कंटेनिंग फिनोल एंड लोअर लेयर ऑफ फिनोल कंटेनिंग वाटर। तो ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, कि यानी अपर लेयर में आपके पास वाटर था, ठीक है, और कंटेनिंग फिनोल, यानी अब वाटर और फिनोल में से कौन ज़्यादा डेंस है। जो ज़्यादा डेंस होगा वो नीचे वाली लेयर में होगा, और जो थोड़ा लाइटर होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो यानी वाटर जो है वो लेस डेंस था इसलिए वो ऊपर था, और फिनोल जो है वो हाई डेंसिटी थी उसकी, तो वो नीचे था। ठीक है, और उसमें नीचे वाले में फिनोल ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा वाटर है। ठीक है, वाटर एज अ सॉल्यूट एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर में वाटर सॉल्वेंट है और थोड़ा सा फिनोल है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब ऊपर वाटर ज़्यादा था ना, मोर वाटर मूव्स इनटू फिनोल फ्रॉम अपर लेयर। ठीक हो गया, नीचे फिनोल ज़्यादा था, मोर फिनोल मूव्स इनटू वाटर फ्रॉम लोअर लेयर। ठीक है, अच्छा, अब करते करते टेम्परेचर कहाँ पे पहुँच गया, 69.5। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। फिनोल वाटर सिस्टम का टेम्परेचर आपको आना चाहिए, बाकी बेशक ना आए, क्योंकि इसकी जो एग्जांपल है उसको बहुत डिटेल से चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो 69.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। जब वो पहुंच जाता है तो कंपोजिशन ऑफ बोथ द लेयर्स बिकम आइडेंटिकल। अब ये आपने छोटी सी इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या था, दो लेयर्स बनी हुई थी। अपर लेयर 5% सोल्यूशन था, नीचे वाला लेयर 30% सोल्यूशन था। ठीक है, और साथ आपने बता भी देना है कि अपर लेयर में वाटर सॉल्वेंट है और लोअर लेयर में फिनोल सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्यूट कौन है वो भी बता देना है। फिर जो है वो एट 69.5 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा सोल्यूशन एक ही मिक्सचर बन गया है। ठीक है, और उसका जो है वो 34% ये इसकी परसेंटेज है। 34% सोल्यूशन बन चुका है ये। ठीक है, 34% सोल्यूशन का मतलब है कि 34 इसमें से CM³ आप कह लें जो है वो सॉल्यूट होगा,
फिनोल, और बाकी जो है 100 में से 64% जो है वो 66% जो है वो इसमें वाटर होगा। ठीक है, तो ये अब जो फाइनल सोल्यूशन बना तो उसमें फिनोल ने सॉल्यूट एक्ट किया और वाटर ने एज अ सॉल्वेंट एक्ट किया। ठीक है, तो इससे आपका जो है वो एग्जामिनर को सारा क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस स्टूडेंट को अच्छा खासा जो है वो कंसेप्ट है कि 2 लेयर्स जब बनी तो उसमें उनकी परसेंटेजेस क्या थी, जब टेम्परेचर ये 69.5 हो गया तो उसमें उसकी परसेंटेज क्या थी, और कहाँ पर कौन जो है वो सॉल्वेंट एक्ट कर रहा था और कौन जो है वो सॉल्यूट एक्ट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन गैल्वेनिक सेल, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ सेल कंसिस्टिंग ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो अब आपने जो है वो गैल्वेनिक सेल ड्रॉ करना है, और मतलब इसमें ड्रॉ ही है, इसमें कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी हुई, बस कहा हुआ है कि जिंक और कॉपर को लेकर आपने ये ड्रॉ करना है। अब आपको पता होना चाहिए, अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जिंक और कॉपर में से कौन जो है वो गुड मेटल है, जो ज़्यादा गुड मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जो अच्छी मेटल नहीं है, एक्टिव मेटल नहीं है, तो उसकी रिडक्शन होगी। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। गैल्वेनिक सेल को पहले डिफाइन कर लें। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में ये डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है वो आप बैटरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी करंट खुद से प्रोवाइड करते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन होता है। देखिए यहाँ पर बैटरी हम अटैच कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में आपके पास क्या होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स जो है वो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने इसको अटैच किया, ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज से, और यहाँ पर हमने वोल्ट मीटर लगाया और जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो हमें नज़र आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारे पास केमिकल्स हैं उनसे खुद ब खुद रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल की ये डेफिनेशन है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल। ठीक है, अब इसमें आपने ये देखना है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। ठीक है, द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड एंड द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड कैथोड। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये हमने यही डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसमें तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में से जो एक्टिव मेटल है वो कौन सी है। तो जो आपके पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होती हैं ना, तो ये आपके पास लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं। ठीक है, यानी इनकी ये बहुत अच्छे से और इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिंक। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि कॉपर और जिंक में से कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन एक्टिव मेटल है, जिंक एक्टिव मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो हमारे पास इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये यहाँ से जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, और ये ख़ुद से जो है वो यहाँ सोल्यूशन में Zn+2 की फॉर्म में जिंक मेटल जो है वो चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेज देगी और ख़ुद जो है जिंक आयन की फॉर्म में इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जनरेट होने की वजह से जिंक का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। ठीक है, Zn+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो इसको हम जिंक को एनोड कहेंगे। ठीक है, अब आपने ये चीज़ नोट करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पर हम EM ऑफ सेल जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो इन दोनों में से ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि भाई जो एनोड है ना, एनोड पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, और कैथोड नेगेटिव होता है। तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जहाँ पर बैटरी होती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच होता है वो एनोड होता है और वो पॉजिटिव भी होता है और वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो उसमें कोई बैटरी नहीं होती और उसमें हमें फिर देखना होता है कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो साइन होगा इलेक्ट्रोड का वो नेगेटिव होगा, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसकी वजह से वो एनोड कहलाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ, और ये है जी कॉपर इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है कि सोल्यूशन में जो कॉपर था
+2 की फॉर्म में वो आएगा यहाँ पर, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ये देखें कॉपर आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और कॉपर मेटल की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जिंक घुल के डिज़ोल्व होके जिंक आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। लेकिन ये वाला जो है ना इलेक्ट्रोड कॉपर वाला, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो हैवी होता जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर सोल्यूशन से कॉपर आइंस आकर और कॉपर मेटल की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये दरमियान में आपने जो है वो सॉल्ट ब्रिज भी ये ज़रूर शो करना है। सॉल्ट ब्रिज में आपने इलेक्ट्रोलाइट्स डालने होते हैं, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट डाला हुआ है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे आइंस की जो न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, क्योंकि देखें अब जब यहाँ से जिंक आइंस सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे, तो ऑलरेडी आपने यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया हुआ है, यहाँ पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन ही लिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें पहले ही से ही जिंक और सल्फेट था, और आपने और जिंक डालना आना शुरू हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव आइंस इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव आइन इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सल्फेट आइंस जो है सॉल्ट ब्रिज से इधर मूव करेंगे, ताकि जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए, और जो है वो करंट फ्लो करता रहे। और यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास सोल्यूशन में जो है वो कॉपर सल्फेट था, यानी कॉपर और सल्फेट था। लेकिन क्या हुआ कि जो कॉपर आइंस हैं वो तो डिपॉजिट होने शुरू हो गए हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम होने शुरू हो गई है। ठीक है, यानी पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो गई है, तो क्या होगा सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आइंस यानी सोडियम आइंस मूव करके इस कंपार्टमेंट में मूव करेंगे, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशंस में वो मेंटेन रह सके, बैलेंस रह सके। ठीक है, तो अब आपको मैंने सारा का सारा यहाँ पर जो है वो अंडरस्टैंड करवा दिया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पहले के किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन। जो एक्टिव मेटल होगी जिंक वो अपनी ऑक्सीडेशन शो करेगी और एनोड बनेगी, और जो लेस एक्टिव होगी कॉपर वो क्या करेगी, रिडक्शन शो करेगी और कैथोड बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर एनोड का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पर कैथोड का साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये देखें आपको साइन नज़र आ रहा है ये। ठीक है, ये साइन नज़र आ रहा है पिक्चर में। अच्छा, दूसरी ये बात है कि आपने इसमें जो सोल्यूशंस लिए हैं वो आपने बताने हैं कि इसमें हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या फ्लो आपने बताया है। ठीक है, ये सारा का सारा आपने बैलेंस जो है फॉर्म में बताना है। अब एक बीकर के पास मैंने इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन वो लिखा है, और इसमें रिडक्शन लिखा है। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कट कर दिया, और फिर कॉपर और जिंक यानी कॉपर +2 और जिंक मिलकर कॉपर सॉलिड और जिंक आइंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल रिएक्शन भी लिख दिया है। तो अगर आपने ये डायग्राम अच्छी से ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर को खुद ही पता चल जाएगा कि आपको गैल्वेनिक सेल की बहुत अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन मे और मे नॉट बी सेम एज इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एनी 2 एग्जांपल्स। अब ये देखें, अब ये आ गया है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया है, जिसमें हम रेट इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अब रेट इक्वेशन में जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो कभी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैच कर रहे होते हैं, कभी नहीं मैच कर रहे होते, तो आप एग्जांपल्स दें। तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपरली 2 जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल्स याद करनी है, मतलब प्रॉपरली। ठीक है, कि ये नहीं है कि हम इसमें जर्नल बात करेंगे, इसमें हमने प्रॉपर 2 एग्जांपल्स याद करनी है ताकि जिनको हम कोड कर सकें। पहले तो आप लिखें द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और फिर जो स्टेटमेंट में बताया हुआ है, इट मे और मे नॉट बी सेम एज इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। असल में तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट्स हम फाइंड आउट जब करते हैं तो कभी वो बैलेंस इक्वेशन के साथ मैच कर जाती है और कभी नहीं करती। और इसको हमने ये भी बताना है कि इट कैन नॉट बी डिटर्मिन फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल ले लें आप, जिसमें हमने नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ले लिया और वो डिकम्पोज हो रहा है और N2O4 में और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, ये बैलेंस है, बैलेंस लिखनी है, और इसका रेट जो है वो है KN2O5। अच्छा, अब देखिए जो एक्सपोनेंट्स रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 है।
ठीक है, उसमें लिखा हुआ है N2O5 1, उसका 1 मोल, लेकिन इक्वेशन में तो 1 मोल नहीं है, इक्वेशन में तो 2 मोल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, एक से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, तो जो स्लो स्टेप होगा, ठीक है, तो उसमें N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा होगा, और जो फास्ट स्टेप होगा दूसरा मॉलिक्यूल उसमें यूटिलाइज हो रहा होगा। तो लेकिन हमने रेट इक्वेशन में तो वही लिखना होता है ना, कि वही मॉलिक्यूल्स लिखने होते हैं जो कि स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वो एग्जांपल है जिसमें जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो रेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैच नहीं करते। तो अब हमने एक दो लाइंस में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। दिस रिएक्शन इक्वेशन शोज दैट N2O5 हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स फॉर डिकम्पोजिशन, यानी इक्वेशन ये बता रही है कि इसके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं डिकम्पोजिशन के लिए, बट अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन ओनली 1 मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द स्लो स्टेप एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। फिर दूसरी एग्जांपल आपने बतानी है जिसमें वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा। इसमें NO जो है वो ओजोन के साथ मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है, और इसका देखें रेट इक्वेशन बिल्कुल वही है, एक NO का मॉलिक्यूल और एक ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। दिस रिएक्शन इक्वेशन शोज दैट, ये रिएक्शन इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 NO and 1 ozone molecule are involved in this reaction, और according to rate equation भी यही बता रही है, both these यानी NO और NO3 are involved in the rate determining स्टेप और द स्लो स्टेप। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1+1 मतलब 2 है। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन ज़रूर याद करनी है, और इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखें, कोई इसमें ऐसा रटा नहीं है, बस सिंपल क्या चीज़ याद करनी है, ये इक्वेशन और इसका ये रेट लॉ, तो बाकी तो उसी को देख के ये आप लिख रहे हैं ना, उसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उसको रटा लगाएं। ठीक है, या हमें एक्स्ट्रा याद करना पड़े। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सेक्शन बी जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, 2014 का जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।